अल्मोड़ा में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लगभग 138 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि इन योजनाओं से सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, सिंचाई, नगरीय विकास और ग्रामीण आधारभूत सुविधाओं को नई मजबूती मिलेगी। उन्होंने आगे कहा कि सरकार का उद्देश्य विकास का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना है। खासकर पर्वतीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि प्रदेश भर में सड़क संपर्क, स्वास्थ्य सेवाओं और शिक्षा व्यवस्था को लगातार मजबूत किया जा रहा है। उन्होंने अल्मोड़ा को सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि यहाँ की जरूरतों को ध्यान में रखकर लगातार विकास कार्य किए जा रहे हैं। कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री, जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। अल्मोड़ा में एसडीजी अचीवर्स अवार्ड 2024-25 का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें सतत विकास लक्ष्यों की दिशा में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्तियों और संस्थाओं को सम्मानित किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम का उद्देश्य समाज में विकास कार्यों को बढ़ावा देना और बेहतर प्रदर्शन करने वालों को प्रोत्साहित करना रहा। इस अवसर पर विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े प्रतिभागियों ने अपनी उपलब्धियों को साझा किया और विकास के नए मॉडल पर चर्चा की गई। विजेता नहीं है इस पुरस्कार के, बल्कि आप हमारे राज्य के विकास के सच्चे ब्रांड एम्बेसडर हैं। आप सबसे प्रेरणा लेकर अन्य लोग भी इस दिशा में काम करेंगे। भाइयों बहनों, सतत विकास का अर्थ विकास की गति बढ़ाना नहीं है, बल्कि ऐसा विकास करना है जो आने वाली पीढ़ियों के हितों को सुरक्षित रखते हुए वर्तमान की आवश्यकताओं को भी पूर्ति करे। मेरा मानना है कि हमारे राज्य में जिस प्रकार की संवेदनशील स्थितियां हैं, भौगोलिक परिस्थितियां हैं, यहाँ का विकास इकोलॉजी और इकोनॉमी दोनों में संतुलन साधने का होना चाहिए। यानी कि पर्यावरण विकास एक दूसरे के पूरक हैं। हम सभी जानते हैं, हमको प्रत्येक वर्ष यहाँ अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, और जब पर्यावरण और विकास दोनों साथ साथ चलते हैं तो बहुत अच्छा विकास होता है, एक संतुलन स्थापित होता है। और एक दूसरे से अगर अलग होते हैं तो फिर दोनों ही अधूरे रह जाते हैं। इसी सोच के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2030 तक सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए जो लक्ष्य रखे गए हैं, उसको ध्यान में रखते हुए हम लोग निरंतर कार्य कर रहे हैं, राज्य सरकार के स्तर से भी, आप सबके माध्यम से भी। और हमारी सरकार ने इकोलॉजी इकोनॉमी संतुलन स्थापित सुनिश्चित करने के लिए त्रिस्तंभीय एवं 9 सूत्री नीति की शुरुआत भी की है, जो सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में एक बहुत महत्वपूर्ण पहल है। मुझे आप सबको बताते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है, जैसा मनोज पंत जी ने भी बताया और हमारे प्रमुख सचिव श्री मीनाक्षी सुंदरम जी ने भी बताया और अजय टमटा जी ने भी बताया कि हम जहां प्रथम वर्ष में नीति आयोग के एसडीजी इंडिया इंडेक्स में हम लोग 10वें स्थान पर थे, और आज हम पूरे देश में पहले स्थान पर हैं। और मैं इस बार जब विधानसभा में बजट पर बोल रहा था, तब भी मैंने ये बात कही थी कि हम कहते हैं कि एसडीजी इंडेक्स में हम पहले नंबर पर आए हैं। हमारा नाम पूरी इंडिया में सभी राज्यों में पहले नंबर पर है। तो ये बहुत सामान्य सा लगता है कि हम सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में एसडीजी इंडेक्स में पहले। खटीमा में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को लोहिया हेड हेलीपैड पर जनता और जनप्रतिनिधियों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को जन समस्याओं के शीघ्र समाधान के निर्देश देते हुए कहा कि जनता की समस्याओं का निस्तारण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने किसानों को समय पर खाद उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिए। इस दौरान नगरपालिका अध्यक्ष रमेश चंद्र जोशी, भाजयुमो प्रदेश उपाध्यक्ष सतीश भट्ट, जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया, एसएसपी अजय गणपति, सीडीओ देवेश शासनी सहित कई अधिकारी, जनप्रतिनिधि, स्थानीय लोग मौजूद रहे।
सचिवालय में मुख्य सचिव आनंद वर्धन की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण यानी कि पीएम पोषण योजना को लेकर राज्य स्तरीय क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण समिति की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में मुख्य सचिव ने योजना के तहत अधिक से अधिक स्कूलों का सोशल ऑडिट कराने और कमियों की अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। उन्होंने विद्यालयों में बच्चों की डिजिटल मैपिंग और ट्रैकिंग सिस्टम विकसित करने पर भी जोर दिया। इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग को एनीमिया सहित अन्य बीमारियों से पीड़ित बच्चों की नियमित हेल्थ स्क्रीनिंग और फॉलोअप सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। वहीं बैठक में बताया कि बागेश्वर और हरिद्वार में 78 भोजन माताओं को मशरूम खेती का प्रशिक्षण भी दिया गया है। इसी के साथ बच्चों को पोषण युक्त आहार उपलब्ध कराने के लिए सप्ताह में 2 बार फोर्टिफाइड फ्लेवर्ड स्किम दूध भी उपलब्ध कराया जा रहा है। देहरादून में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के प्रस्तावित दौरे को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। भाजपा नेताओं का कहना है कि इस दौरे से कार्यकर्ताओं में उत्साह बढ़ा है और 2027 विधानसभा चुनाव को देखते हुए संगठन और अधिक सक्रिय हो गया है। इसी क्रम में भाजपा प्रदेश प्रवक्ता कुंवर जपेंद्र सिंह ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ दिए जा रहे बयानों से कांग्रेस को नुकसान हो रहा है और जनता उससे दूरी बना रही है। उन्होंने ये भी दावा किया कि प्रदेश में कुछ कांग्रेस कार्यकर्ताओं का झुकाव भाजपा की ओर बढ़ रहा है और उत्तराखंड की जनता तुष्टीकरण की राजनीति को स्वीकार नहीं करेगी। 2027 के चुनावों की गर्माहट और जो जोश कार्यकर्ताओं में हमारे तो देखा ही जा रहा है और अधिकतर जो कांग्रेस के कार्यकर्ता भी भारतीय जनता पार्टी को वोट देने का मन बना चुके हैं। आने वाले टाइम में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बनने का मन बना चुके हैं। तो अब ये तो कांग्रेस के राहुल जी को सोचना होगा कि अगर आप इतना ही मोदी जी का अपमान करने की तरफ बढ़ेंगे, अपने देश के प्रधानमंत्री जी के लिए अपशब्द बोलेंगे और अपने जो आपकी कार्यशीलता है उसका परिचय देंगे तो निश्चित तौर पर उत्तराखंड का जनमानस तो आपको कबूलने वाला है नहीं। हाँ, आपके 10, 15, 20 नेता उत्तराखंड में जरूर हैं जो आपको सिर माथे पे बिठाने का काम करेंगे। उत्तराखंड की जनता और देश की जनता तो आपको आपके बयानों की वजह से, आपकी कार्यशैली की वजह से, आपकी तुष्टीकरण की राजनीति की वजह से और जब जब आप सत्ता में रहे और इस देश की भ्रष्टाचारियों की पहचान बनाने की वजह से आपको नकार ही चुकी है। तो अब तो चारों धामों में आइए, यात्रा कीजिए, नाक रगड़िए, माफी मांगिए, तो हो सकता है कि आने वाले समय में इस देवभूमि के देवता आपको। देहरादून में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के प्रस्तावित उत्तराखंड दौरे को लेकर संगठन स्तर पर तैयारियां तेज हो गई हैं। इस दौरे में बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद और संगठनात्मक समीक्षा पर विशेष जोर रहेगा। भाजपा का मानना है कि बूथ स्तर का मजबूत ढांचा ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। पार्टी मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान के अनुसार राष्ट्रीय अध्यक्ष मसूरी विधानसभा क्षेत्र में एक बूथ अध्यक्ष के घर जलपान कार्यक्रम में शामिल होंगे तथा कैंट विधानसभा में बूथ समिति की बैठक लेकर संगठन की गतिविधियों की समीक्षा भी करेंगे। पार्टी का दावा है कि इस कार्यक्रम से कार्यकर्ताओं में उत्साह बढ़ेगा और बूथ स्तर तक संगठन और अधिक मजबूत होगा। जसपुर में उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर सोमवार को विधायक आदेश चौहान के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने महंगाई और पेट्रोल डीजल की बढ़ती हुई कीमतों के खिलाफ अनोखा प्रदर्शन किया है। कार्यकर्ता घोड़ा बुग्गी के साथ गांधी पार्क से रैली निकालकर नगर के मुख्य बाजार होते हुए सुभाष चौक पहुंचे और महंगाई वापस लो, जनता पर अत्याचार बंद करो तथा भाजपा सरकार होश में आओ जैसे कई नारे लगाए। इसके बाद तहसीलदार को महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया। विधायक आदेश चौहान ने कहा कि बढ़ती महंगाई, पेपर लीक, सिलेंडर, खाद, यूरिया की किल्लत से आम जनता परेशान है और पेट्रोल के दाम 100 रुपये प्रति लीटर तक पहुंचने से आम आदमी पर भारी बोझ पड़ रहा है। उन्होंने आगे कहा कि हालात ऐसे बन गए हैं कि लोगों को मजबूरी में पुराने समय की तरह घोड़ा बुग्गी का सहारा लेना पड़ रहा है। डीजल के दाम इतने हो गए, आम आदमी की पहुंच से दूर हो गए, क्योंकि आम आदमी मोटरसाइकिल में इतने रुपए 100 रुपए लीटर का पेट्रोल कैसे डला। 300 रुपए मनरेगा की दिहाड़ी है,
क्या 300 रुपये मजदूरी करने वाला व्यक्ति 100 रुपये लीटर का तेल डाल सकता है? तो मजबूरन घोड़ा बुग्गी पे उसे आना पड़ेगा। तो ये सरकार है कि हमारे देश को पीछे ले जा रही है, आगे ले जाने का काम करेगी। आज कोई पेपर होता है वो लीक हो जाता है, हर व्यक्ति को लाइन में लगा दिया। आप गैस सिलेंडर देखिए, आप जाइए लाइन में लगेंगे, एजेंसी में माताएं बहनें वो अपने घर रसोई छोड़कर वो गैस सिलेंडर के लिए लाइन में लगे। किसान आज यूरिया के लिए भटक रहा है, एनपी के कट्टे के लिए भटक रहा है, तो आज हर वर्ग इनसे नाराज है। तो मैं महामहिम राष्ट्रपति के नाम हमने एक ज्ञापन दिया है तहसीलदार महोदय को, और हमारी मांग है कि या तो ये जो दाम है उनको कम किए जाए और नहीं तो ऐसे सरकार को बर्खास्त किया जाए, और ये जिससे कि हमारे देश में दोबारा चुनाव। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा है कि राज्य सरकार युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए लगातार प्रभावी और सकारात्मक कदम उठा रही है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कार्यकाल में अब तक 30,000 से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियां दी गई हैं, जो किसी भी सरकार के कार्यकाल में एक बड़ी उपलब्धि है। मंत्री बहुगुणा ने ये भी कहा कि केवल सरकारी नौकरियों तक ही सीमित न रहते हुए पशुपालन विभाग में ही लगभग 27,000 युवाओं को विभिन्न माध्यमों से रोजगार से जोड़ा गया है। इसके अलावा होम स्टे, पशुपालन, मत्स्य पालन, कृषि और बागवानी जैसी विभिन्न योजनाओं के जरिए युवाओं को स्वरोजगार के अवसर भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं। फोकस उन सारी योजनाओं को धरातल पर उतारना है जिससे रोजगार उत्पन्न हो सके, जिससे हमारे पलायन की समस्या दूर हो सके। और सरकारी नौकरियों में आपने देखा जिस तरीके से माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 30,000 से ज़्यादा अधिक सरकारी नौकरियां देने का काम किया है, जो कि आज तक किसी भी सरकार में कंबाइंड अगर आप देखेंगे इतनी नौकरियां नहीं निकली। और उसी के साथ साथ जो धरातल पे हमारी योजनाएं, चाहे बागवानी के लिए है, चाहे वो एग्रीकल्चर के लिए हो, चाहे वो एनिमल हस्बेंड्री से हो, फिशरीज से हो, चाहे वो होम स्टे के माध्यम से हो, चाहे वो टूरिज्म के माध्यम से हो, और हर विभाग ने कहीं ना कहीं एक कोशिश करी है और एक अच्छी कोशिश करी है कि लोगों को रोजगार से जोड़ा जा सके। अगर मैं सिर्फ अपनी विभाग की बात करूं तो मैंने जो सदन के अंदर भी डेटा दिया है कि पिछले 4 साल में 27,000 से ज़्यादा लोगों को रोजगार से विभिन्न योजनाओं से जोड़ने के लिए सक्षम हो पाए हैं। तो ये सारा भारतीय जनता पार्टी की हमेशा एक कोशिश रही है, इस सरकार की कोशिश रही है कि हम जो है वो सारे बातें जो 2022 में जनता से किए गए थे, पहाड़ को समृद्ध बनाने के लिए, पहाड़ में रोजगार उत्पन्न करने के लिए, पलायन को रोकने के लिए, युवाओं को सशक्त बनाने के लिए, मातृशक्ति को सशक्त बनाने के लिए, एसएचजी की महिलाओं को सशक्त करने के लिए उन योजनाओं को हमने धरातल पर। देहरादून में बढ़ती महंगाई के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना के नेतृत्व में प्रदर्शन किया। कार्यकर्ता घंटाघर और एसलेहाल चौक होते हुए यूनिवर्सल पेट्रोल पंप पहुंचे, जहां पर उन्होंने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं, जिससे आमजन का जीवन प्रभावित हो रहा है। उन्होंने आगे कहा कि महंगाई और बेरोजगारी के चलते लोगों का घरेलू बजट पूरी तरह से बिगड़ गया है, लेकिन सरकार इस पर कोई ठोस कदम नहीं उठा रही है। कांग्रेस ने इसके लिए केंद्र की भाजपा सरकार को जिम्मेदार ठहराया। चंपावत की प्रतिभाशाली बेटी आयुषी भावे ने अपनी मेहनत और प्रतिभा के दम पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए अमेरिका की कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर का पद प्राप्त किया है। इस उपलब्धि से उन्होंने जिले और उत्तराखंड का नाम रोशन किया है। उनकी सफलता पर जिलाधिकारी मनीष कुमार ने उन्हें सम्मानित करते हुए शुभकामनाएं दी और कहा कि सीमित संसाधनों के बावजूद लक्ष्य के प्रति समर्पण हो तो सफलता निश्चित है। डीएम ने आयुषी को युवाओं और विशेषकर बेटियों के लिए प्रेरणा बताया है। इस अवसर पर उनकी माता भावना को भी सम्मानित किया गया, जो कि स्वयं एक शिक्षिका हैं और जिन्होंने बेटी की सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आयुषी ने प्रारंभिक शिक्षा चंपावत से लेकर उच्च शिक्षा विभाग जयपुर तक प्राप्त की है और फार्माकोलॉजी, कला और संगीत के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय उपलब्धियां उन्होंने हासिल की हैं। देहरादून नगर निगम में प्रस्तावित सफाई कर्मियों की भर्ती को लेकर बड़ा मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार नगर निगम में 715 सफाई कर्मियों की भर्ती की आख्या शासन को भेजी जा चुकी है। हालांकि भर्ती के आधिकारिक आदेश अभी तक जारी नहीं हुए हैं। इसी बीच सफाई कर्मी संघ के अध्यक्ष सोनू खैरवाल ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा
कि कुछ लोग नौकरी दिलाने के नाम पर अभ्यर्थियों से हजारों रुपए की मांग कर रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि सफाई कर्मी संगठन इस तरह की किसी भी वसूली का समर्थन नहीं करता और इसे पूरी तरह गलत मानता है। सोनू खैरवाल ने प्रशासन से मामले की जांच कर फर्जी दावे और अवैध वसूली करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। इसके साथ ही उन्होंने भर्ती प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी बनाने और आवेदन प्रक्रिया का सार्वजनिक रूप से पुनरीक्षण करने की भी मांग उठाई है। भारी जनता से जो है इस तरीके से अगर कोई उगाही कर रहा है तो ये अपराध है मेरी नज़र में, और इसमें जो है जो भी कानूनी तौर से जो सजा दिलाने का काम होगा, जब चिन्हित होंगे लोग, तो उसमें जो है यूनियन जो है सबसे आगे बढ़ के काम करेगी। और मैं आपके माध्यम से जो है लोगों को ये भी कहना चाहूँगा कि पैसे वैसे की बात जो है ना करें भर्ती के लिए। अभी भर्ती जो है शासन से अभी नहीं आई है, और शासन से जैसे ही भर्ती का प्रारूप तैयार होके हमें मिल जाता है तो उसमें जो है यूनियन सार्वजनिक तौर पर जो है सबको बुलाएगी, सबको कहा जाएगा भर्ती के लिए, और किसी भी ऐसे व्यक्तियों से संपर्क में ना रहें जो कि शोषण कर रहे हैं या शोषण जो है प्रयास कर रहे हैं, पैसे मांग रहे हैं। 50,000 1 लाख रुपए की जो है लोगों से मांग की जा रही है। तो मैं उन लोगों को भी कहना चाहूंगा कि इस प्रकरण में ना आए और सीधा यूनियन से जुड़े आगे। यूनियन जो है बाध्य है अपने कर्तव्यों को लेके, अपने कामों को लेके, पूरी ईमानदारी से यूनियन बैठी हुई है और पूरी ईमानदारी से लोगों के लिए काम। नैनीताल के निकटवर्ती कृष्णापुर क्षेत्र के जंगल में बीती रात भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। आग की लपटें तेजी से फैलते हुए रिहायशी इलाकों के करीब पहुंच गईं, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने खुद मोर्चा संभालते हुए पानी डालकर आग बुझाने का प्रयास शुरू किया। सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड की टीम भी मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने के प्रयास में जुट गई। स्थानीय लोगों के अनुसार तेज हवाओं के कारण आग तेजी से फैलती रही, जिससे कि हालात और चुनौतीपूर्ण हो गए। वन विभाग के अधिकारियों ने भी माना कि हवा के चलते आग को पूरी तरह नियंत्रित करने में काफ़ी दिक्कत आ रही है। वहीं क्षेत्रवासियों ने वन विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि समय रहते प्रभावी कार्रवाई नहीं होने से आग लगातार फैल रही है। आगजनी की घटनाओं से जंगल की वनस्पतियों को भी काफ़ी नुकसान पहुंचा है। देहरादून में वन विभाग उत्तराखंड द्वारा वनाग्नि सत्र 2026 को लेकर मंथन सभागार में प्रेस वार्ता आयोजित की गई। इस दौरान वन मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि बढ़ते हुए तापमान, लंबे सूखे, अनियमित मानसून और अल नीनो जैसे कारणों से प्रदेश में वनाग्नि की घटनाओं में वृद्धि हुई है। उन्होंने बताया टिहरी, चमोली, पौड़ी, रुद्रप्रयाग और पिथौरागढ़ जिलों में आग की सबसे अधिक घटनाएं सामने आई हैं। वन मंत्री ने कहा जन सहभागिता, जागरूकता अभियान और नवाचारों के जरिए वनाग्नि पर नियंत्रण के प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने लोगों से आग की वीडियो बनाने के बजाय आग बुझाने में सहयोग करने की अपील की है। पिछले 10 वर्षों में प्रदेश में 14,638 वनाग्नि की घटनाओं में 23,682.77 हेक्टेयर वन क्षेत्र प्रभावित हुआ है, जबकि 35 लोगों की मौत और 76 लोग इसमें घायल हुए हैं। वहीं वर्ष 2026 में अब तक 394 घटनाओं में 331.12 हेक्टेयर वन क्षेत्र प्रभावित हुआ है और एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है। चलिए बढ़ेंगे आगे, बात अगली खबर की। चंपावत में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 के काउंटडाउन कार्यक्रमों का भव्य शुभारंभ मंगलवार को लोहाघाट स्थित कोली ढेक झील से हुआ। जिला आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी के नेतृत्व में आयोजित योग सत्र में सुबह 6:30 बजे से लेकर 7:30 बजे तक डिजिटल माध्यम से प्रदेश भर के प्रतिभागियों ने कॉमन योग प्रोटोकॉल का अभ्यास किया। इस वर्ष योग दिवस की थीम स्वास्थ्य, ज्ञान और वैश्विक शांति के लिए योग रखी गई है। कार्यक्रम आयुष मंत्रालय की हरित पहल को समर्पित रहा है, जिसमें योग के साथ वातावरण संरक्षण और प्रकृति के प्रति जिम्मेदारी का संदेश भी दिया गया। वहीं अधिकारियों ने कहा कि योग अब स्वास्थ्य के साथ पर्यावरणीय संतुलन और प्रकृति से सामंजस्य का भी एक सशक्त माध्यम बन रहा है। वहीं विभाग ने 27 मई को भी कोली ढेक झील से ऑनलाइन योगाभ्यास कार्यक्रम के सीधा प्रसारण की जानकारी देते हुए अधिक से अधिक लोगों से जुड़ने की अपील भी की है।
चंपावत में प्रशासनिक व्यवस्था को अधिक प्रभावी, जवाबदेह और जनहितैषी बनाने के उद्देश्य से जिलाधिकारी मनीष कुमार की अध्यक्षता में जिला कार्यालय सभागार में मासिक स्टाफ बैठक आयोजित हुई। बैठक में राजस्व, कानून व्यवस्था, जन कल्याण योजना और विभागीय कार्यों की समीक्षा करते हुए डीएम ने स्पष्ट निर्देश दिए कि जनता से जुड़े मामलों में किसी भी प्रकार की कोई भी लापरवाही और अनावश्यक देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने लंबित राजस्व विवादों के शीघ्र निस्तारण और अवैध खनन और ओवरलोडिंग पर सख्त कार्रवाई, सीएम हेल्पलाइन शिकायतों के गुणवत्तापूर्ण समाधान और आपदा प्रबंधन में तत्परता बरतने के निर्देश दिए। साथ ही भू अभिलेखों के डिजिटाइजेशन, फार्मर रजिस्ट्री और राशन कार्ड सर्वे कार्यों को प्राथमिकता से पूरा करने पर जोर दिया। बैठक में अपर जिलाधिकारी कृष्णनाथ गोस्वामी, एसडीएम वी.के. पंत, नीतू डागर सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। चंपावत में नशा मुक्त भारत, नशा मुक्त देवभूमि अभियान को जन आंदोलन बनाने के लिए जिला प्रशासन लोक संस्कृति को अभियान से जोड़कर नई पहल कर रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के मार्गदर्शन और जिलाधिकारी मनीष कुमार के नेतृत्व में मुख्यमंत्री संस्कृति संवर्धन पहल, कला, परंपरा और पहचान कार्यक्रम के तहत मुड़ियानी स्थित जमींदार मंदिर और खर्क कारकी के गोलजीव मंदिर में महिला भजन मंडली, ग्रामीणों और युवाओं को संस्कृति संवर्धन किट वितरित की गई है। जिलाधिकारी ने कहा कि लोक संस्कृति, भजन कीर्तन, पारंपरिक गतिविधियां युवाओं को नशे से दूर रखने और समाज में सकारात्मक सोच विकसित करने का एक प्रभावी माध्यम बन रही हैं। कार्यक्रम में ग्रामीणों और युवाओं को नशा मुक्ति का संकल्प भी दिलाया गया। इस दौरान ब्लॉक प्रमुख अंचला बोहरा, ग्राम प्रधान मीना कारकी, बीडीओ अशोक अधिकारी सहित बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक मौजूद रहे। लोहाघाट के नेपाल सीमा से लगे पंचेश्वर घाटी क्षेत्र में मंगलवार शाम आए तेज आंधी तूफान ने बागबानों को भारी नुकसान पहुंचाया। अचानक बदले मौसम से आम और लीची के बगीचों में बड़े पैमाने पर फल टूटकर जमीन पर गिर गए, जबकि कई पेड़ों की टहनियां भी क्षतिग्रस्त हो गईं। काश्तकार ओमकार सिंह धोनी ने बताया कि तूफान से लीची के पेड़ों की शाखाएं फलों सहित टूट गई हैं। 3 से 4 कुंतल आम भी गिरकर खराब हो गए हैं। ग्राम भकुंडा के तेज सिंह, बीर सिंह सामंत सहित कई अन्य किसानों के बागानों को भी भारी क्षति पहुंची है। किसानों ने प्रशासन से नुकसान का सर्वे कर उचित मुआवजा देने की मांग की है।